हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी जीएस को देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने ये कि मानव शरीर का जो पीएच स्तर है वो आपको कितना देखने को मिलेगा। देखो ये जो पीएच है इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये हम 0 से 14 तक स्केल पर मापते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब जो 7 पर होता है ना, वो उदासीन होता है। 7 से 0 की ओर अम्लीय मान होता है। ध्यान रखोगे कैसा होता है, अम्लीय मान। और 7 से 14 की ओर क्षारीय मान होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो मानव शरीर है उसका पीएच स्तर आपको कैसा लगता है। क्या 7 से कम है या ज्यादा है? तो ये है 7.35 से 7.45, यानी कि 7 से ज्यादा हो गया। तो हमारा शरीर कैसा है, क्षारीय है। उसका पीएच मान याद रखोगे वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय आपको देखने को मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको कहां पर लगता है। अगर हम देखें क्या ये द हेग में है या फिर पेरिस में है या फिर वॉशिंगटन डीसी में या फिर न्यूयॉर्क में है, तो सर इसकी स्थापना हुई है 1945 में। ओके, और इसने वर्क जो शुरू किया है वो 1946 से अपना वर्क शुरू किया है। सही बात है ये भी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है दी हैग। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। इसमें जो जजों की संख्या है वो 15 है और 9 साल का होता है कार्यकाल। अभी जो भारत की ओर से यहां पर जज है वो है दलवीर सिंह भंडारी। वो कौन हो जाएंगे, दलवीर सिंह। बोलते हैं भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ियां की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए है, चाय के लिए। और ये दार्जिलिंग कहां पर पड़ता है, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कहां पर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में है। तो हमारा राइट आंसर है ये। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर चाय की भारत में जो किस्म है वो कौन कौन सी है, एक है असमिया और एक हो जाएगी बोहिया। याद रखोगे असमिया और बोहिया। और चाय बोर्ड हमारा कहां पर है, हमारा चाय बोर्ड है कोलकाता के अंदर। कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते सत्रिय नृत्य मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है। जो ये आपको सत्रिय लगता है ये कहां पर है, ये आपको असम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम। क्लियर है, असम का ये एक शास्त्रीय नृत्य है। और कब शुरू हुआ था, ये 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है। ओके, तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। देखो ऐसा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, यह है आंध्र प्रदेश और यह है तमिलनाडु। इन दोनों के बॉर्डर पर है यहां पर पुलिकट झील। अब ये थोड़ी सी 14% तो है तमिलनाडु की तरफ और 86% ये झील है आंध्र प्रदेश की तरफ। तो आंध्र प्रदेश की तरफ इस झील में कौन सा द्वीप पड़ता है, यहां पर आपको श्रीहरिकोटा द्वीप देखने को मिलता है। श्रीहरिकोटा द्वीप, इसी द्वीप के ऊपर क्या हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी पर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए यहां से इसरो क्या काम करता है, अपने रॉकेट, है ना भाई, ध्यान रखोगे इसरो अपने रॉकेट लॉन्च करता है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करता है। बोलते हैं निम्नलिखित में से भारत के कौन से पूर्वोत्तर राज्य में म्योको त्योहार मनाया जाता है। जरा बताओ क्या लगाओगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम म्योको त्योहार की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, म्योको त्योहार। तो सर क्या ये अरुणाचल प्रदेश में हम लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो सब है ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कटाई का उत्सव आपको देखने को मिलेगा। देखो भाई संगकेन भी वहीं पर मनाया जाता है, संगकेन, और ये अप्रैल में मनाया जाता है ना भाई। द्री उत्सव भी वहीं पर मनाया जाता है, द्री उत्सव ये भी वहीं पर मनाया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भरूच स्तूप पर ऊंची मूर्तियां के चित्रण हैं। ओके, पहली बात तो भरूच का स्तूप कहां है, स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, ध्यान रखना। और ये आपको सतना में देखने को मिल जाएगा, सतना मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसका जो पता लगाया था सबसे पहले 1873 में पता लगाया था अलेक्जेंडर कनिंगम ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने पता लगाया था। ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर यहां पर यक्ष यक्षिणी की आपको देखने को मिल जाएगी मूर्तियां। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। ऐसे ही जब आप जाओगे सांची का स्तूप मिलेगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको क्या देखने को मिलेगा, सांची का स्तूप देखने को मिलेगा, सांची का स्तूप देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी
ये किसके द्वारा की गई है? लंदन है या फिर नई दिल्ली है या फिर न्यूयॉर्क है या फिर पेरिस है? अगर हम देखें ये हुई है 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त। राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा, इस बीच में है। और ये कहां पर हुआ है? पेरिस में हुआ है भाई। ठीक है भाई, पेरिस कहां पर है? फ्रांस में है, तो वहां पर हुआ है ये। अच्छा, फ्रांस के पेरिस है ना भाई, ध्यान रखोगे, फ्रांस के पेरिस में 1900 में भी हुआ था, 1924 में भी हुआ, 2024 में भी हुआ। अब भारत की यहां पर पोजीशन रही थी 71वें नंबर पर, याद रखोगे, 71 है ना भाई, इतने नंबर पर रहा है। हमारे जो पदक आए 0 + 1 + 5 टोटल 6, ये गोल्ड, ये सिल्वर और ये ब्रॉन्ज, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन हुआ? ओके, जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें हमारी जो उद्देशिका है इसके बारे में जरा बताओ, है ना, उद्देशिका। अगर हम देखें 1976 है, 1974 है, 1981 है, 1980 है। सर उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। देखो, अगर आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना, जस्ट फॉर नॉलेज ये जानना है कि हमारा संविधान क्या बातें बोलता है, किस ओर इशारा करता है, हमारी जनता को क्या समझाने की कोशिश करता है, तो आप संक्षिप्त में यानी कि प्रेसाइज में आप हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या बात बोलता है वो। ठीक है, और ये प्रस्तावना हमने कहां से ली है? यूएसए के संविधान से। और इसकी भाषा कहां से ली है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इसमें केवल एक ही बार संशोधन किया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं? ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? कोयला क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कोयला क्षेत्र देखो, झारखंड में आपको झरिया देखने को मिल जाएगा और रानीगंज आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कोयले के प्रकार कितने हैं, तो सर सबसे अच्छा है एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? बिटुमिनस आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? लिग्नाइट आपको देखने को मिल जाएगा। चौथा आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? पीट देखने को मिल जाएगा। कितने प्रकार हैं? आपको 4 प्रकार देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को, है ना, भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? देखो, जीआई टैग किस एक्ट के जरिए दिया जाता है? 1999 के एक्ट के लिए, है ना भाई, इस एक्ट के जरिए दिया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 2004 में मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसकी? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। कितने साल तक ये, है ना भाई, वैध रहता है? 10 साल तक ये दिया जाता है, याद रखना, 10 साल तक ये जीआई टैग रहता है किसी भी प्रोडक्ट पर, एक पर। ठीक है, और अब ये है वांचो वुडन क्राफ्ट, तो हमारा राइट आंसर ऐसे। ऐसी माजुली मुखोटा को भी मिला है, माजुली मुखोटा को भी मिला है, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान का लोकसभा का सदस्य होने, है ना भाई, होने की योग्यता निर्धारित करता है कौन सा आर्टिकल? क्या भाई, ये होनी चाहिए योग्यताएं। ठीक है भाई, कौन सा आर्टिकल कहता है? 84 कहता है। इसमें लिखा गया है कि भारत का नागरिक, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भारत का नागरिक हो, क्लियर हो जाएगा, और 25 साल उम्र पूरी कर चुका हो, है ना, ऐसी चीजें उस पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर आप देखोगे ये जो हमारी, है ना भाई, लोकसभा है, लोकसभा का वर्णन आपको आर्टिकल 81 में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। ये हमारा एक निम्न सदन होता है, इसको भंग भी कर सकते हो, स्थगित भी हो जाता है, समझ गए, और साथ साथ में स्थगित के साथ साथ सत्रावसान भी किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई है? ओके, उज्ज्वला योजना को देखते हैं। ठीक है भाई, ये जो उज्ज्वला योजना है ना भाई, उज्ज्वला योजना है, ये कौन सा है? 1 मई 2016। ठीक है भाई, 1 मई 2016 बलिया से शुरू हुई है। ठीक है भाई, कहां से? बलिया से शुरू हुई। उसके बाद ध्यान रखना, ये दोबारा से शुरू हुई एक और बार 2.0 करके, ये हुई है 10 अगस्त 2021 से 2.0। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो मतलब सरकार को जब लगता है ना हाँ चालू करनी चाहिए भाई, थोड़ा वोट और बढ़ाना है, इसको चालू कर देती है। ओके भाई, दूसरी वाली कहां से? महोबा से शुरू हुई, तो महोबा और बलिया दोनों ही यूपी में है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? फ्री गैस कनेक्शन देना।
ठीक है भाई, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो कैसा है, फ्री गैस कनेक्शन दिए गए थे, ये आप ध्यान रखोगे। और देखो अब 2021 में हो तो गई वो, ठीक है 2024 में लोकसभा से सीटें कुछ खास आई नहीं बीजेपी को, समझ गए, यूपी से। इस बार मुश्किल है कि 3.0 इसको शुरू करें, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी का उदाहरण है, जरा बताओ क्या लगाओगे। कीट है, या फिर आप लगाओगे क्रस्टेशियाई है, स्तनधारी है, या फिर मोलस्क है। देखो कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है ना भाई, रीढ़ की हड्डी होती है जिनमें, ये बात ध्यान रखना। अब रीढ़ की हड्डी होती है स्तनधारी, ठीक है भाई। जैसे कि मैं मनुष्य को कहने लगूं मनुष्य, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। जैसे कि आप गाय को कहने लग जाओ भाई गाय, ठीक है भाई, भैंस, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। आप भेड़, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, एकशेरुकी, अगर आपसे पूछा जाए एकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अब रीढ़ की हड्डी जिसमें नहीं होती वो जैसे कि मकड़ी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मकड़ी, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है वहां, कुलगाम में आतंकवाद विरोधी अभियान में मारे गए आतंकवादी का ऑपरेशन का नाम क्या था। क्या ऑपरेशन अखल है, शिवा है, ऑल आउट है, या फिर कुलगाम है। तो हमारा राइट आंसर है ऑपरेशन अखल इज द राइट आंसर। कुलगाम का है वो, ठीक है भाई, पहलगाम को मत सोचना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेलता होने को उत्पन्न करती है। यानी कि देखो भाई, नौकरी तो है, अब उसके लिए स्किल चाहिए, और उस बंदे के पास, लड़के के पास स्किल नहीं है। नौकरी तो है, अगर स्किल है तो ज्वाइन कर लो, स्किल नहीं है तो कैसे काम करोगे। तो अब वो बेरोजगारी हो गई एक तरीके की। वो कैसी बेरोजगारी बोली जाती है, ये संरचनात्मक बोली जाती है। ओके, ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध संगीतकार अबन मिस्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये कौन है, ये है अबन मिस्त्री। चलो देखते हैं भाई अबन मिस्त्री साहब को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तबला। और तबला कैसा है, एक ताल वाला वाद्य यंत्र है, ताल वाला वाद्य यंत्र, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मज्दा स्नान सभा से संबंधित नहीं है। जरा बताओ कौन नहीं है। अगर हम देखें, दादा भाई नौरोजी नहीं है, या फिर आप लगाओगे नौरोजी फडनीस नहीं है, सैयद अहमद खान नहीं है, या फिर आप लगाओगे एस बंगाली नहीं है। अगर हम देखें, ये जो बनी थी ये 1851 में बनाई है। किसने बनाई है, दादा भाई नौरोजी ने। क्यों बनाई है ये, ताकि पारसी धर्म में बुराइयां, है ना भाई, पारसी धर्म में बुराइयों को दूर कर सके, ठीक है भाई, बुराई दूर कर सके, इसलिए बनाई है ये, समझ गए, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सर सैयद अहमद खान नहीं है शामिल, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान देखो क्या हो रहा था ना कि भाई 1800 से 1900 के बीच में ऐसी सभा संगठन बहुत बने थे जो अनेक धर्मों में बुराइयों को दूर कर रहे थे, कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। अजो नेक्स्ट पर। भारत में किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा, भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी युआन या फिर रोमिनबी है। तो हमारा राइट आंसर है चाइना इज द राइट आंसर। चाइना के साथ हमारी 34-88 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, और बीजिंग हमारे क्या हो जाएगी, इसकी कैपिटल हो जाएगी कहां की भाई, चाइना की। और इसकी आर्थिक राजधानी कौन सी है, शंघाई। और शंघाई मेट्रो स्टेशन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है, मींस पूरा मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, 500 किलोमीटर से ज्यादा का बड़ा है वो। ओके, क्लियर हो जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। अच्छा, हम गुप्त की बात कर रहे हैं। गुप्त की नींव किसने रखी है, श्री गुप्त ने रखी है। और इसके पास कौन सी उपाधि थी, महाराज की। देखो उस समय महाराज की उपाधि उसके पास हुआ करती थी जो किसी ना किसी का गुलाम होता था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे घटोत्कच, घटोत्कच गद्दी पे बैठा, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट गद्दी पे बैठा, और ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट गद्दी पे बैठा है यही क्या उपाधि धारण कर रखी थी, महाराजा धीराज, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, लिच्छवी राजकुमारी है ना भाई, कुमार देवी से विवाह किया, ये भी आप ध्यान रखोगे, कुमार देवी से विवाह किया इसने, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर भूटानी ट्रैकिंग का ताज माना जाता है। ओके,
क्या दगला 1000 लेक्स ट्रैक है, या फिर आप लगाओगे जुमो लहारी ट्रैक है, या फिर लाया गैसा ट्रैक है, या फिर स्नोमैन ट्रैक है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्नोमैन ट्रैक। कितनी ऊंचाई पर है? 5230 मीटर की ऊंचाई पर है। और अगर आप देखोगे ये जो स्नोमैन ट्रैक है ये 347 किलोमीटर लंबा है। आप जरा सोचो, इतनी ऊंचाई और 347 किलोमीटर चलना, समझ गए? अभी तो उसको ताज बोलते हैं भूटानी ट्रैकिंग का। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। 38,39,4 यानी कि 38,394 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? ओके, टीपू सुल्तान, या फिर आप लगाओगे अरबिंदो घोष, एनी बेसेंट, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी है। अगर हम देखें फ्रांसीसी क्रांति, देखो फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुई थी 1789 में शुरू होती है और 1799 में खत्म होती है। टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 के बीच था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित हुआ था। इतना प्रभावित हुआ था कि वहां पर ना एक जैकोबिन क्लब था फ्रांस के अंदर, और फ्रांसीसी क्रांति में वो एक गर्म दल की भूमिका निभा रहा था। तो उसका सदस्य बन गए थे टीपू सुल्तान, जैकोबिन क्लब का। समझ गए? ये भी आप ध्यान रखोगे, जैकोबिन क्लब उसका सदस्य बन गए थे। और फ्रांसीसी क्रांति से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने आजादी का पेड़ लगवा दिया था। समझ गए भाई? आजादी का पेड़ कहां पर लगवाया था इन्होंने? आजादी का पेड़ लगवाया था इन्होंने, है ना, श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर साम्राज्य की राजधानी थी, कावेरी नदी के किनारे। समझ गए भाई? संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? ओके भाई, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमारी संसद ना तो अभी हमारी संसद में मॉनसून सत्र चल रहा, ना शीतकालीन चल रहा, और ना ही बजट सत्र चल रहा, कोई से भी नहीं चल रहे। तो ऐसे टाइम पर प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए का मुख्यालय ये आपको कहां पर स्थित लगता है? ओके, यूएनएफपीए ये 1969 में इसकी स्थापना हुई है और न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य के कुंभकोणम पान पत्ता और थोवलई फूलों की माला को जीआई टैग दिया गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये है तमिलनाडु इज द राइट आंसर, है ना, तमिलनाडु। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं पहलगाम। अब देखो इस बार ये पहलगाम वाला है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? वो वाला कुलगाम वाला था। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मारने वाले आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या था? वो था ऑपरेशन महादेव इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन महादेव इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर, वो इसको ऐसे मत समझना कि सर ये ऑपरेशन सिंदूर, नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अलग है, जहां हमने पीओके में, आजाद कश्मीर में और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बमबारी करी थी। समझ गए? ऐसे आप ध्यान रखोगे, वो अलग है और ये वाला अलग था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? देखो पहली वाली हुई थी राजगृह के अंदर। ठीक है, और ये राजगृह के अंदर जो हुई किसके समय पर हुई? अजात शत्रु के समय पर। दूसरी वाली हुई है वैशाली के अंदर, और ये जो वैशाली के अंदर हुई है, ये वैशाली के अंदर किसके समय पर हुई? कालाशोक के समय पर, कालाशोक के समय पर। और जो तीसरी वाली हुई है, अगर आप देखोगे, है ना, ये अशोक के समय पर हुई है, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई है, और ये अशोक के समय पर हुई है। जो चौथी वाली हुई है वो हुई है, ध्यान रखोगे, ये हुई है कहां पर? ये हुई है कुंडलवन कश्मीर के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कुंडलवन कश्मीर के अंदर। और दो हुई है आधुनिक भारत में, दो हुई है कब? आधुनिक भारत में हुई है दो। और याद रखना, आधुनिक भारत में जब म्यांमार भारत का हिस्सा था उस समय पर अगर आप देखोगे, एक बार तो तब हुई जब म्यांमार भारत का हिस्सा था, एक बार तब हुई जब म्यांमार भारत का हिस्सा नहीं था। तो ये जो दोनों हुई हैं ये म्यांमार वाले क्षेत्र में हुई हैं आधुनिक समय पर, आधुनिक इतिहास में। ठीक है भाई, तो 4 प्राचीन में, 2 आधुनिक में। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर? क्या भाई पहली वाली बताइए, तो राजगिरी यानी कि राजगृह, या फिर आप ग्रेबरेज बोल सकते हो। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो वो हो जाते हैं एमएस स्वामीनाथन जी।
देखो अगर आप देखोगे भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी। हरित क्रांति यहां पर जब शुरू हुई तो सीधी सी बात है खेतों में दवाइयां लगनी शुरू हो गई भाई, उत्पादन बढ़ा और ट्रैक्टर यूज होने लगे हल की जगह। जो अर्गट से पानी निकाला जाता था कुओं से, वो फिर ट्वेल्व से निकाला जाने लगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत कुछ चीजें बदली। अब क्या कहते हैं ये MS स्वामीनाथन, हालांकि अब उनका डेथ हो चुकी है, लेकिन MS स्वामीनाथन ने आगे चलकर क्या बोला, इन्होंने सदाबहार क्रांति शब्द गढ़ा और यह बोला कि पूर्ण जैविक कृषि करनी चाहिए, यानी कि दवाइयां मत डालो खेतों में, खराब हो रही है मिट्टी, पूर्ण जैविक कृषि करो, प्योर ऑर्गेनिक कृषि करो, खाद डालो, नॉर्मली जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर है वो ले जाके डालो, ठीक है, नेचुरल चीजें खेतों में डालो, वो इन्होंने बोला सदाबहार क्रांति। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान, और सदाबहार क्रांति का संबंध किसानों की आय का सही दाम मिलने से भी है, समझ गए। तो दो चीज से आप बता सकते हो सदाबहार क्रांति को, एक तो पूर्ण जैविक कृषि को बढ़ावा देना, एक किसानों की सही, ध्यान रखोगे, आय मिलना, सही दाम मिलना फसल का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। भारत में हरित क्रांति का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। अच्छा, इनका निधन हो गया था 28 सितंबर 2023 को, और 2024 में इनको आफ्टर डेथ भारत रत्न दिया गया था। ये कहां के रहने वाले थे, तमिलनाडु के। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। किस टीम ने 18 साल के इंतजार के बाद 2025 में अपना पहला IPL खिताब जीत लिया है? तो अगर हम देखें 18 साल, ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ओके, और ये हुआ था 3 जून 2025 को IPL 18वें सीजन का फाइनल, और ये कहां पर हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। RCB की टीम वर्सेस, अगर आप देखोगे, पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने थी। RCB 6 रन से जीत गई, और RCB के कैप्टन कौन, रजत पाटीदार। पंजाब किंग्स के कौन, श्रेयस अय्यर। ओके भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर ये बोलता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है ना भाई। अगर हम देखें वित्त आयोग को, देख रहे हैं हम, ये जो वित्त आयोग है ये आपको आर्टिकल 280 और 281 में मिल जाएगा। अभी जो चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 5 साल के लिए इसका गठन किया जाता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ओके, और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। 15वें वित्त आयोग के हैं नंद किशोर सिंह, यानी कि अगर आप देखोगे नंद किशोर सिंह इसके क्या है, अभी अध्यक्ष हैं। 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा 16वां वित्त आयोग। और उसके आपको कौन देखने को मिलेंगे, अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाएंगे, अरविंद पनगड़िया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, उसके अध्यक्ष। क्लियर है, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल 1956 में सम्मान से सम्मानित किया गया। 1956 में उनको मिला था पद्मा भूषण। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और भरतनाट्यम नृत्य को टी बाला सरस्वती और ये रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन्होंने ऊपर उठाने का बहुत मेहनत की थी, बहुत कार्य किया था। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ। अच्छा, जो टी बाला सरस्वती हैं उनको 1957 में मिला है पद्म भूषण, उन्हें पद्म विभूषण भी मिला 1977 में जाके। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे टी बाला सरस्वती को। वर्ष 1991 में भारत में औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति के बाद इनमें से उन कुछ उद्योगों में से एक है जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है अब। ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। वर्ष 1991 में भारत में औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति के बाद इनमें से कौन सी चीज उन कुछ उद्योगों में से एक है जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। शराब के लिए, समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। शराब, तंबाकू उत्पाद के लिए, है ना भाई, ध्यान रखोगे, तंबाकू उत्पाद के लिए, ये भी चीज आप ध्यान रखो। इसके लिए क्या है, लाइसेंस आपको लेना जरूरी है। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ACC के हमसे बात कर रहा है। ACC 1983 में बना, एशियन क्रिकेट काउंसिल। कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है ना भाई। कोलंबो श्रीलंका में इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगर हम देखें, हमारा राइट आंसर है मोहसिन नकवी, पाकिस्तान से आते हैं ये, और PCB के भी चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी ये चेयरमैन है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है इसमें से भाई, इनमें से कौन सा 238 के परमाणु भार के साथ आवर्त सारणी का सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है।
जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, क्या ये पारा है, जेनॉन है, हीलियम है या फिर यूरेनियम है? तो हमारा राइट आंसर है यूरेनियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 92 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान है ना भाई के द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करना कौन है? अपर्णा सतीसन इनमें से कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है। जो ये अपर्णा सतीसन है, इनका संबंध कुचिपुड़ी के साथ साथ किससे है? भरतनाट्यम से है। बस काम खत्म, यही तो पूछा है। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य